मित्रों, यात्रा करने के अवसर हम सबको मिलते रहते हैं। हम सब देखते हैं कि कुछ तो ऐसे भी सहयात्री होते हैं जो 20-20 घंटे एक साथ सफर करने के बावजूद एक दूसरे के परिचित होने का प्रयास भी नहीं करते। उन्हें सिर्फ अपने से ही मतलब होता है। मैं कई दोस्तों से पूछता हूँ कि आप यात्रा के दौरान कैसे समय अपना व्यतीत करते हैं, कैसे अपना टाइम पास करते हैं, तो ज्यादातर दो ही जवाब आते हैं, या तो किताबें पढ़कर या फिर सोकर। रात में सोना तो मजबूरी है, लेकिन मैं देखता हूं कि दिन में भी लोग ऊपर की बर्थ पर चढ़ जाते हैं और लंबी तान के सो जाते हैं। मित्रों, वैसे ये सत्य है कि मुझे ट्रेन की यात्रा करने का अवसर कम ही मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तो मैं सह यात्रियों से यात्रा के दौरान दोस्ती करने का पूरा प्रयास करता हूं। और इसमें सफलता भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि मैं उन्हें सीट ग्रहण करने या सामान रखने में हमेशा सहायता देने का प्रयास करता हूं। सफर के दौरान मेरा व्यवहार बहुत ही कोऑपरेटिव होता है, इसलिए लोग मुझे पसंद भी करने लगते हैं। जैसे बच्चों से बातचीत शुरू कर देना, बहन जी, बेटा जी वगैरह कह के संबोधित करना। मित्रों, यहाँ पर भी मैं आपसे एक ही बात कहूं कि आपकी मीठी आवाज, नम्रता और दूसरों की सुविधाओं का ख्याल रखना ही उन्हें अपना दोस्त बनाने में मदद करता है। यहाँ मैं आपको अभी हाल की ही एक आप बीती घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था। शाम के 5 बजे करीब चंडीगढ़ से ट्रेन खुली और ट्रेन में अच्छी खासी भीड़ थी। सभी ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। मेरे सामने एक बुजुर्ग बैठे थे, जो चेहरे से बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लग रहे थे। उनकी बर्थ ऊपर की थी, तो इसलिए वे थोड़ा परेशान भी दिख रहे थे, और मेरी बर्थ नीचे की थी। मैंने उनकी समस्या को जाना तो मैंने स्वयं कहा कि सर, आप मेरी बर्थ पर चले जाइएगा और मैं आपकी बर्थ पर चला जाऊंगा। रात के 10 बजे तक तो बैठ कर जाना, फिर खाना खाने का सो जाना और सुबह 5:30 के करीब पहुंच ही जाना है। फिर दिक्कत क्या है, आप मेरी बर्थ पर सो जाएंगे और मैं ऊपर सो जाऊंगा। वे बहुत खुश हुए और उन्होंने धन्यवाद भी दिया। और बाकी बैठे लोगों से भी हमारी दोस्ती होगी। उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो मैंने स्पष्ट कहा कि मैं LIC एजेंट हूँ और मैं पढ़ने लिखने में भी कुछ रुचि रखता हूँ। इतना कहकर मैंने सभी लोगों को बताया अपने बारे में, तो सभी मेरे से प्रभावित हुए। और विशेष तौर पर वे बुजुर्ग तो बहुत ही प्रभावित हुए। बातचीत के क्रम में ही मैंने उन लोगों के बारे में ही पूरी जानकारी ली और उनके फोन नंबर भी ले लिया और अपना कार्ड भी दे दिया। और मैंने बुजुर्ग जी से पूछा कि आपको स्टेशन पर लेने कोई आएगा क्या। उन्होंने कहा, नहीं, इतनी सुबह ट्रेन पहुंचती है, अंधेरा ही रहता है, इसलिए मैं किसी को तकलीफ देना उचित नहीं समझता। मैं ऑटो ऑटो लेकर ही रिक्शा से चला जाऊंगा, ऑटो रिक्शा से। उन्होंने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने भी उनसे बोला कि मेरी गाड़ी तो आएगी ही और मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगा। उन्होंने कहा, आप तो दूसरी तरफ रहते हैं, तो मैं आपके रूट में भी नहीं रहता, फिर इसलिए आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आप रहने दीजिए। तो मैंने कहा, नहीं सर, कोई बात नहीं, ये गाड़ी तो आप जैसे लोगों के ही आशीर्वाद से मिली है, तो मुझे आपको आपके घर पहुंचाकर बड़ी खुशी होगी। तो वे मान गए और हमने भी उनको धन्यवाद दिया। गाड़ी स्टेशन पर जब सुबह पहुंची तो सबने एक दूसरे से विदा ली और हमने भी लोगों से विदा ली, और फोन पर बातचीत करने के लिए सभी ने कहा आपस में। मैंने उन बुजुर्ग को अपने साथ ले लिया और करीब 20 मिनट के सफर के बाद उनके घर पहुंचा। मित्रों, उनका घर देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा था। घर बहुत ही सुंदर था, गाड़ी भी अच्छी लगी हुई थी। वे हंसते हुए कहने लगे, इस ट्रेन के पहुंचने का समय ऐसा होता है कि मैं किसी को सुबह सुबह स्टेशन पर बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि अंधेरे में बच्चों को भी स्टेशन में बुलाना उचित नहीं है। इसलिए मैं किसी को स्टेशन पर आने की इजाजत नहीं देता और खुद भी स्टेशन पर थोड़ा रुक कर उजाले का इंतजार करता हूँ और कुछ देर बाद ऑटो रिक्शा वगैरह पकड़ के घर आ जाता हूँ। मित्रों, दूसरों के लिए ऐसी सोच को देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। उन्होंने एक कप चाय पीने के लिए मुझे आग्रह किया। मैंने भी ठीक है सहस करके स्वीकार कर लिया और उनके ड्राइंग रूम में बैठ गया। घर के लोग भी आ गए। उनके 3 बेटे थे। उन्होंने सबसे मेरा परिचय कराया और मुझसे काफी कुछ उनसे बातचीत हुई उनकी। और मैंने उन्हें 2 डायरियां भी भेंट कर दी। उनके बेटों ने किसी पॉलिसी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आज आप शाम को हमारे घर आ सकते हैं और आकर कुछ गाइड कीजिए। और मेरे 2 बेटों की तो नौकरी भी लग गई है अब, तो पॉलिसी की जरूरत तो है ही है इनको। मैं भी खुश हुआ कि शाम में मिलने का समय निश्चित हो गया है। निर्धारित समय पर मैं उनके घर पहुंचा। रास्ते में कुछ फल वगैरह भी खरीद लिए थे। वे हमें देखकर बहुत खुश हुए, फलों के लिए भी हमें धन्यवाद दिया और चाय नाश्ते के बाद हमारी बातचीत पॉलिसियों के बारे में होने लगी। मित्रों, उन्होंने तीनों बेटों के लिए 8-8 लाख रुपए की पॉलिसी करवाई और एक पॉलिसी अपनी बहू के लिए भी ली। और मैं वहां से लगभग 1,25,000 रुपए का चेक लेकर
निकला। कहीं से भी किसी तरह की रिबेट या कमीशन की चर्चा भी नहीं हुई। और आज भी उस घर से हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं और मैंने कई पॉलिसियां भी की हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यात्रा के दौरान भी हम अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत सकते हैं। मेरे अनुभव कहते हैं कि यात्रा के दौरान हमें कुछ विशेष गुणों पर अपने ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है मधुरभाषी होना चाहिए और दूसरों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसे सीट ग्रहण करवाने में मदद करना, सामान रखने रखाने में मदद करना। किसी बुजुर्ग महिला या रोगी के साथ अगर सीट परिवर्तन की आवश्यकता हो तो निसंकोच स्वीकार कर लेना चाहिए। बातचीत के क्रम में बहुत वाचाल नहीं होना चाहिए। ढंग से ही बात करें और सीमित बात करें। दूसरों को ज्यादा सुनना और स्वयं कम बोलने का गुण अपनाना चाहिए। अपने व्यवसाय को कभी छुपाना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यवसाय की हमारे आलोचना कर दे या अपने अनुभव के आधार पर अपनी व्यथा जाहिर कर दे तो कभी भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करनी चाहिए। उनसे बात करते हुए उनकी तकलीफ को सुनना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। सभी को अपना विजिटिंग कार्ड भी देना चाहिए। किसी न किसी तरह बातचीत को अन्य टॉपिक की अपेक्षा एलआईसी की टॉपिक की तरह हमेशा मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और सहयात्री को अपनी कार में लिफ्ट देकर पहुंचाने का मौका मिले तो इस अवसर को हाथ से जाने ही नहीं देना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि घर तक पहुंचाकर परिचय बढ़ाएं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम अपने सफर को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और सफर में भी समय भी आसानी से कट जाता है और व्यवसाय में भी लाभ होता है। मित्रों, कई मेरे ऐसे मित्र हैं जो यात्रा के समय पॉलिसी बेचने में बहुत ही अनुभव हैं और उनके एक दो अनुभव मैं आपको और भी बांटूंगा आपके साथ। एक मेरे दोस्त हैं, हमारे ही ब्रांच के हैं और वे काफी सीनियर भी हैं और एमडीआरटी की अर्हता भी प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि उनकी एजेंसी को भी ज्यादा समय नहीं है लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं। एक दिन उन्होंने अपना बहुत ही अच्छा अनुभव हमें सुनाया। मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाता हूँ। उन्होंने बताया कि मैं अक्सर दिल्ली से चंडीगढ़ आता जाता रहता हूँ और ट्रेन में बुकिंग वगैरह के चलते मैं कई बार ट्रेन की टिकट बुक नहीं कराता और अक्सर मैं टैक्सी से ही आना जाना लगाता हूँ यहाँ पर। और कई लोग अन्य भी इसी तरह टैक्सियों में आते जाते हैं। तो एक बार मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था और सुबह के करीब 5:30 बजे सुमो दिल्ली के लिए चली चंडीगढ़ से। तो सुमो में 9 सवारियां बैठी हुई थी। अक्सर सुमो के खुलते ही जैसे चलती है ड्राइवर गाने का कैसेट बजाना शुरू कर देता है। इस बार भी ऐसा हुआ। टेप काफी बहुत तेज बज रहा था और लोग गाने का आनंद भी ले रहे थे, लेकिन मैं बहुत बेचैनी में अनुभव कर रहा था और उस गाने के टेप में मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं उन्हें हैप्पी रिटायरमेंट का एक कैसेट सुनाना चाहता था कि मेरा भी कुछ काम बने। पॉलिसी बिके या ना बिके, लेकिन लोग इसे जाने तो सही और इससे मेरा अपना समय भी आसानी से कट जाता। और इसका उपाय मैं सोच रहा था। एकाएक सुमो रुकी। रास्ते में एक जगह बहुत ही मशहूर पेड़ों की दुकान है जहां लोग गाड़ी को रुकवा कर चाय वगैरह पीते हैं, घर ले जाने के लिए पेड़े भी खरीदते हैं। सुमो को रुकते ही मेरे चेहरे पर चमक आ गई। मैं सुमो से उतरा और 2 डब्बे के करीब पेड़े खरीदे। एक घर के लिए ही बंद रखा और दूसरा डिब्बा खोलकर मैंने साथ बैठी सवारियों की तरफ बढ़ाया और कहा, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है और मैं यहीं से अपनी अपनी खुशी लोगों आपको साथ भी बांटना चाहता हूँ। सब लोगों ने पेड़े का आनंद उठाया और मेरे बच्चे के जन्मदिन की बधाइयां मुझे दी। उसके बाद मैंने सबके लिए चाय भी मंगाई। उस सुमो में 6 युवा लड़के भी थे जो दवाइयों की कंपनी में सेल्स ऑफिसर थे। वे सभी बड़े खुश हो रहे थे। वे मेरे साथ घुल मिल भी गए थे। मैंने बचे हुए पेड़े के डब्बे को भी ड्राइवर को दे दिया और वह भी खुश हो गया। उसके बाद मैंने लोगों को एक नई पॉलिसी बताते हुए उन्हें सिर्फ कैसेट सुनने को कहा। मैंने ये भी कहा कि सुनकर देखें, अगर अच्छा ना लगे तो फिर इसे हटाकर कैसेट गाने का लगा देंगे। लोग भी तैयार हो गए। मैंने मित्रों एक अच्छे से वक्ता का हैप्पी रिटायरमेंट वाला कैसेट लगा दिया और सब ने बड़े ध्यान से सुना और उन्हें अच्छा भी लगा। और दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने उन्हें अपने दफ्तर में चाय पीने के लिए भी आमंत्रित किया, एलआईसी के दफ्तर में। और सुमो बिल्कुल एलआईसी के दफ्तर के नीचे ही रुकती है। तो उनमें से 4-5 लोग मेरे साथ ऑफिस में भी चले गए चाय पीने के लिए और मैंने जल्दी ही उनके लिए अच्छे नाश्ते का भी प्रबंध कराया और उनमें से 3 लोगों ने हमें एलआईसी की पॉलिसी भी दी और बाकी लोगों ने हमसे बाद में मिलने को भी कहा। मित्रों, उस अभिकर्ता की सही सोच और प्रयास ने सफर को आसान भी कर दिया और उसने लोगों को बीमे के बारे में शिक्षित भी किया और उनका बीमा करके उन्हें भी सुरक्षित किया और अपना बिजनेस भी बढ़ाया।
इसी तरह श्री रिजाल नायडू जी ने अपनी पुस्तक पावर क्लोजिंग में उदाहरण देते हुए लिखा है कि मैंने हवाई जहाज के सफर में बड़े बीमे किए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने अपनी एक मीटिंग में एक घटना की चर्चा की थी। उन्हीं के शब्दों में वह घटना आपके नाम में मैं सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वे कहते हैं कि जब भी मैं हवाई जहाज में सफर करता हूं, मेरी सोच होती है कि 3 सीटों वाली बीच की सीट मुझे मिले। वैसे बोर्डिंग के पास देते समय अक्सर यह पूछा जाता है कि आपको खिड़की की सीट वाली चाहिए या फिर साइड वाली सीट चाहिए। तो बीच वाली सीट के लिए ना कोई पूछता है और ना ही कोई लेना चाहता है, लेकिन मैं हमेशा ही बीच वाली सीट मांगता हूँ। बोर्डिंग पास देने वाले भी आश्चर्य से मेरा मुंह देखते हैं और मुस्कुराती हैं, लेकिन मैं जानबूझकर बीच में इसलिए बैठना चाहता हूँ कि दोनों तरफ के सहयात्रियों से बातचीत कर सकूं। एक बार जब प्लेन उड़ रहा था तो खराब मौसम के कारण थोड़ा ज्यादा ही हिल रहा था और कुछ लोग भी डर रहे थे कि इतना क्यों हिल रहा है। मैंने अपने बगल के बैठे व्यक्ति से कहा कि बड़ा डर लग रहा है, कहीं आज परेशानी तो नहीं होने वाली, कहीं प्लेन को कुछ हो न जाए। इतना कहकर मैं अपने आप को थोड़ा नर्वस महसूस दिखाने लगा। सहयात्री बोला, शुभ शुभ बोलो यार, प्लेन को कुछ क्यों होगा, क्यों ऐसी बातें मुंह से निकालते हो। चेहरे पर वह भी भयभीत दिख रहा था। मैंने अपना कार्ड निकाला और उस यात्री को अपने हाथ में देते हुए उसके हाथ में देते हुए कहा कि भगवान न करे इस प्लेन को कुछ हो, और अगर हो गया तो तुम इस पते पर मेरी पत्नी को जरूर बता देना कि रिजाल ने अंतिम समय में इतना कहा था कि डार्लिंग मैं जा रहा हूं और तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम चिंता मत करना, मेरे जाने के बाद मेरे इंश्योरेंस के करीब 2 करोड़ रुपए मिलेंगे और उससे बच्चों की पढ़ाई का पूरा ख्याल रखना और बेटी की शादी धूमधाम से करना है। मैंने पैसों का पूरा इंतजाम कर लिया, तुम्हें भले ही रिजाल ना मिले, लेकिन वह सब कुछ जो कमा कर घर लाता था वह मिलता रहेगा। इतना कहकर मैंने अपनी बात समाप्त की और अपनी आंखें पोंछने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं रो ही पड़ूंगा भी। और दोनों सहयात्रियों को मैंने अपने अपने कार्ड दे दिए। पहले तो उन लोगों ने कुछ सोचा नहीं, कार्ड ले लिया, लेकिन तुरंत ही उनमें से एक ने कहा, अगर यह हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो क्या मैं बच जाऊंगा? मैं भी तो मर जाऊंगा। क्या कहा? आप नहीं बच पाएंगे? मैंने थोड़ा चौंकते हुए कहा, अच्छा, क्या आप अपनी पत्नी को यह सब कह सकते हैं या दे सकते हैं जो मैंने अपनी पत्नी को देना चाहे? क्या आपको कुछ हो जाने के बाद घर में आर्थिक कठिनाइयां नहीं आएंगी? मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकता, मेरी स्थिति आप जैसी नहीं है और ना अभी तक मैंने अपना इतना बीमा ही करवाया है और ना ही कभी मैंने इसके बारे में सोचा है। वह थोड़ा नर्वस दिख रहा था। माय डियर ब्रदर, क्या आप ये चाहते हैं कि अगली फ्लाइट में आप जब बैठे तो निश्चिंत होकर बैठें और अपनी पत्नी के लिए या परिवार के लिए उसी तरह का संदेश दें जो मैंने दिया है? आपका सफर तनाव रहित और सुखद होगा, मैंने ऐसा हंसते हुए कहा। तो आगे रिजाल जी कहते हैं कि इस टेक्निक से उन्होंने कई बीमे, बड़े बड़े बीमे हवाई जहाज में ही प्रेरित किए हैं और फ्लाइट से उतरने के बाद उन्हें संपन्न भी कराया है। तो मित्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम अगर अपने काम के प्रति पैशन हो, यदि हमारे पास जुनून हो, तो हर जगह हम इंश्योरेंस की बात कर ही देते हैं, हमारे मुंह से इंश्योरेंस की बात निकल ही जाती है। तो मित्रों, इस तरह से आप भी सफर के दौरान अपना व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, सहकर्मियों से, सहयात्रियों से आप बातचीत कर सकते हैं इसके बारे में। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।